हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा हम लोग ने बताया था कि फ्राइडे और सैटरडे को आपका एमसीक्यू होगा। तो आज फ्राइडे है और आज का आपका एमसीक्यू टेस्ट है, प्रैक्टिस टेस्ट है आपका। तो चलते हैं आज के एमसीक्यू पे। लेकिन उससे पहले आप जो मेरा चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं आज के एमसीक्यू पर। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सोशियोलॉजी पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। हर्बर्ट स्पेंसर ने, कॉम्टे ने, अरस्तू ने या दरखाइम ने। किसने किया था? तो मानव समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सोशियोलॉजी पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कॉम्टे ने। अगला क्वेश्चन है, दुर्खिम के प्रतिपादन स्पष्टता के साथ 19वीं सदी में बौद्धिक तल्लीनता से प्रभावित हैं। ठीक है, तो इसमें जो ब्लैंक है आपका स्पेस, उसमें क्या भरना जाएगा? तो उसमें आएगा आपका नृविज्ञान, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान या दर्शन शास्त्र। तो उसमें आपका आएगा दर्शन शास्त्र, यानी कि दुर्खिम के प्रतिपादन स्पष्टतः दर्शन शास्त्र के साथ 19वीं सदी में बौद्धिक तल्लीनता से प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन है आपका, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड किसकी पुस्तक है? द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड किसकी पुस्तक है? मैक्स वेबर की, दरखाइम की, हॉबहाउस की या टर्नर की? किसकी बुक है? तो ये बुक है दुर्खिम की। ये बुक लिखी थी दुर्खिम ने। अगला क्वेश्चन है, दरखाइम ने पहली बार किस पुस्तक में संख्यात्मक आंकड़ों का प्रयोग किया? है ना, स्टैटिकल बताया था ना, स्टैटिकल किस में यूज़ किया था? द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी में, द सुसाइड में, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में। किस में किया था? तो दरखाइम ने पहली बार जो उन्होंने जो आपका ये था, आपकी जो बुक आई थी द रूल्स ऑफ सोशियल मेथड, इसमें जो उन्होंने मैथमेटिकल का यूज़ किया था उसको अप्लाई उन्होंने किस पुस्तक में किया? द सुसाइड में उन्होंने अप्लाई किया था। तो क्या होगा आंसर? द सुसाइड। यानी कि दुर्खिम ने जो पहली बार संख्यात्मक आंकड़ों का प्रयोग किस में किया था? द सुसाइड में। सामाजिक तत्व में कितनी प्रकार की विशेषता पाई जाती है? जो सामाजिक तत्व होते हैं यानी कि सोशल फैक्ट, उसमें कितनी प्रकार की विशेषता होती है? 3, 4, 7 या 2? तो सामाजिक जो तत्व होता है उसमें 2 प्रकार की विशेषता पाई जाती हैं। कौन सी? बाध्यता और वहता। ये 2 प्रकार की विशेषता पाई जाती हैं। स्पेंसर के अनुसार औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? जो औद्योगिक समाज होते हैं उन्होंने क्या किया था? औद्योगिक समाज और सैनिक समाज, है ना, तो उसमें इन्होंने कहा था कि कौन से इसमें प्रमुख विशेषता पाई जाती है? ऐच्छिक सहयोग, अनिवार्य सहयोग, असहयोग, क्या पाया जाता है इसमें? जो औद्योगिक समाज होता है उसमें क्या पाया जाता है? ऐच्छिक सहयोग, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार ही व्यक्ति सहयोग करता है। आदर्श शून्यता शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? जो एनोमी है ना, आदर्श शून्यता यानी कि एनोमी का जो शब्द है इसका प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? मर्टन ने, दरखिम ने, टैफ्ट ने या सोरोकी ने? किसने किया था? तो जो आदर्श शून्यता यानी कि एनोमी शब्द का पहली बार प्रयोग दुर्खिम ने किया था। अगला क्वेश्चन है, यह किसकी मान्यता है कि मानव जीवन के किसी पहलू का मूल तत्व विपरीत दशाओं में विरोधी तत्वों के सह अस्तित्व पर आधारित है? या किसका मत है कि मानव जीवन के किसी भी पहलू का मूल तत्व विपरीत दशाओं में विरोधी तत्वों सह अस्तित्व पर आधारित है? सीमेल, मार्क्स, कोजर, वेबर। किसने कहा था? तो ये बात कही थी सीमेल ने। किसने कही थी? सीमेल ने। ये बात सीमेल ने कही थी। आगे चलते हैं। पेरेटो ने अतार्किक क्रिया के कितने प्रकार बताए हैं? जो पेरेटो हैं उन्हें तार्किक और अतार्किक क्रिया बताया था। तो अतार्किक क्रिया के कितने प्रकार बताए हैं? तो पेरेटो ने अतार्किक क्रिया के 2 प्रकार बताए हैं। अगला क्वेश्चन है, सीमेल ने कितने प्रकार के समाजशास्त्र की चर्चा की है? सीमेल ने कितने प्रकार के समाजशास्त्र की चर्चा की है? तो सीमेल ने 3 प्रकार के समाजशास्त्र की चर्चा की है। सीमेल ने सामाजिकता के कितने स्वरूपों की चर्चा की है?
तो 4 की है, 7 की है, 3 की है, 10 की है, कितने प्रकार के स्वरूपों की चर्चा की है? तो सिमेल ने सामाजिकता के 3 स्वरूपों की यहाँ पर इन्होंने चर्चा की है अपनी बुक में। अगला क्वेश्चन है, द्वय तथा त्रय की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? जो कॉन्सेप्ट था द्वय तथा त्रय, ये किसने प्रस्तुत किया है? सिमेल ने, मैक्स वेबर ने, कॉम्टे ने, पैरेटो ने, किसने पेश किया है? तो ये द्वय जो त्रय की अवधारणा होती है ये सिमेल ने प्रस्तुत किया था, जिसमें त्वय का मतलब होता है दो लोगों के समूह, दो व्यक्तियों के जो अंतर क्रिया होती है उससे, और त्रय का मतलब होता है इसमें 3 लोग शामिल होंगे, यानी कि 3 समूह भी हो सकते हैं, 3 व्यक्ति भी हो सकते हैं जिनकी आपस में अंतर क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, द्वैतवाद के सिद्धांत में किस पर आधारित है? जो द्वैतवाद का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? तो सहयोग पे आधारित है, नेतृत्व पे आधारित है, या सहयोग पे आधारित है, संघर्ष एवं हिंसा पर आधारित है? तो किस पे आधारित है? तो जो द्वैतवाद का जो सिद्धांत है वो संघर्ष एवं हिंसा पर आधारित है। किस पे आधारित है? संघर्ष एवं हिंसा पर। और द्वैतवाद का सिद्धांत दिया किसने था? तो द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था सिमेल ने। अगला क्वेश्चन है, सिमेल ने संघर्ष में किस प्रकार पर जोर दिया है? सिमेल ने संघर्ष का जो प्रकार है फंक्शनल है ना, उस पर किस पे जोर दिया है? सकारात्मक, नकारात्मक, उद्वेग, असहयोग, किस पे दिया है जोर? तो सिमेल कहते हैं सभी जो संघर्ष होता है वो हमेशा नकारात्मक नहीं होता है, उसके सकारात्मक पहलू होते हैं और हमेशा समाज में हिंसा नहीं हो सकती है। तो उन्होंने जो संघर्ष है उससे सकारात्मक प्रकार पर उन्हें जोर दिया है। सिमेल ने उद्वेगात्मक प्रतिमान के रूप में किस अवधारणा का विश्लेषण किया है? सिमेल ने उद्वेगात्मक प्रतिमान के रूप में किस अवधारणा का विश्लेषण किया है? सामाजिक दूरी का, सामाजिक एकता का, या सामाजिक हिंसा का? किसका किया है? तो सिमेल ने उद्वेगात्मक जो प्रतिमान होता है उसमें सामाजिक दूरी का विश्लेषण किया है। सामाजिक जो दूरी की अवधारणा है उसका उन्होंने इसमें विश्लेषण किया है। अगला क्वेश्चन है, द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी किसकी पुस्तक है? द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी किसकी पुस्तक है? डेनियल वार्नर की, रोस्टो की, या डेनियल लर्नर की? तो किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है डेनियल लर्नर की। अगला क्वेश्चन है, एलेक्स इंकल्स ने अपनी किस पुस्तक में आधुनिकीकरण पे विचार प्रस्तुत किए हैं? जो एलेक्स इंकल्स हैं उन्होंने अपनी किस पुस्तक में आधुनिकीकरण के विचार प्रस्तुत किए हैं? किसमें किए हैं? व्हाट इज सोशियोलॉजी, या बिकमिंग मॉडर्नाइजेशन, प्रोटेस्ट एंड चेंज, किसमें किया है? तो इन्होंने किया है बिकमिंग मॉडर्न में एलेक्स इंकल्स ने आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन के विचार प्रस्तुत किए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पश्चिमीकरण की विशेषताएं क्या हैं? कौन कौन सी हैं इसमें? यह नैतिक रूप से तटस्थ अवधारणा है, यह एक व्यापक अवधारणा है, या एक वैज्ञानिक अवधारणा है, या सभी इसमें से हैं? तो पश्चिमीकरण में आप देखिए ये सभी अवधारणाएं शामिल की गई हैं। वो नैतिक रूप से तटस्थ होती है और व्यापक भी बहुत होती है और वैज्ञानिक अवधारणा होती है। तो ये सभी जो जितनी भी ये विशेषताएं हैं ये सभी शामिल इसमें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमीकरण के व्यवहार संबंधित पक्ष क्या हैं? पश्चिमीकरण जो होता है उसमें जो व्यवहार होता है, साहित्य, खान पान, विज्ञान या कला की कौन होता है? तो उसमें होता है खान पान, है ना, फैशन भी उसी में आता है। जो ये पश्चिमीकरण के जो व्यवहार हैं इसमें ये शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास ने आधुनिकीकरण के मुख्य क्षेत्र कितने बताए हैं? 2 बताए हैं, 3 बताए हैं, 4 बताए हैं, 6 बताए हैं? डॉक्टर एम.एस. श्रीनिवास ने आधुनिकीकरण के मुख्य क्षेत्र कितने बताए हैं? तो एम.एस. श्रीनिवास ने आधुनिकीकरण के 3 क्षेत्र बताए हैं। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने हेतु प्रेरक तत्व क्या होते हैं? जो वैश्वीकरण होता है, जो भी वैश्वीकरण हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन, उसको कौन से तत्व आगे बढ़ाते हैं? बाजार की खोज बढ़ाती है, बहुराष्ट्रीय निवेश बढ़ाते हैं, या प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक, नए उपकरण और कंप्यूटर से जुड़ा विश्व सूचना संकुल, या सभी?
तो जो वैश्वीकरण है, आप जानते हैं कि वैश्वीकरण में नए जो बाज़ार होते हैं उनकी खोज की जाती है, क्योंकि उत्पादन बढ़ाया जाता है। बहुराष्ट्रीय निवेश होता है, क्योंकि वैश्वीकरण में जो सभी राज्य हैं या सभी जो देश हैं विश्व को एक गांव का माना जाता है, और यहाँ बहुराष्ट्रीय निवेश प्रोत्साहित किए जाते हैं। प्रौद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक से जो उपकरण होते हैं वो भी जुड़े होते हैं, आप देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन होंगी? उपर्युक्त सभी में वैश्वीकरण, ये सभी तत्व वैश्वीकरण को बढ़ावा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर MS श्रीनिवास ने आधुनिकीकरण के कितने क्षेत्र बताए हैं? तो इसमें है भौतिक सांस्कृतिक क्षेत्र, सामाजिक संस्थाओं का क्षेत्र, ज्ञान मूल और मनोवृत्तियों का क्षेत्र। तो डॉक्टर MS श्रीनिवास ने जो आधुनिकीकरण हैं ये तीनों क्षेत्र बताए हैं, और ये तीनों सम्मिलित हैं। तो अतः आपका जो 4th ऑप्शन है वो सही होगा, युपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय गांव आज भी परंपरा एवं आधुनिकता के दो ध्रुवों के बीच सहमा हुआ खड़ा है, अनिश्चित स्थिति में है। ये परिभाषा किसने दी है? किसने दी है? दुबे ने, श्रीनिवास ने, देसाई ने, मैके, मैरियट ने। किसने दी है? तो जो ये परिभाषा है तुर्की, भारतीय गांव आज भी परंपरा और आधुनिकता के दो ध्रुवों के बीच सहमा हुआ खड़ा है और निश्चित स्थिति में है, ये परिभाषा दी थी दुबे ने। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन 1 है वो सही है। तो ये आज का MCQ यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आज जाने से पहले आप जो मेरा चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप मुझे पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं। तो जाने से पहले वही बात कहना चाहूँगी कि आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अगला जो वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।